मेरे प्यारे बच्चों, नए सत्र और नई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। नए सत्र के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का अध्ययन करने से पहले हमें उस भाषा के इतिहास के विषय में जानकारी होनी चाहिए। हमें उस भाषा के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है हम आज हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। चूंकि हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन ही हिंदी भाषा का, हिंदी काव्य का या हिंदी गद्य का, हिंदी के शुरुआती समय में संरचना कैसी थी, उसकी भाषा का स्वरूप कैसा था, उसका क्रमागत विकास कैसे हुआ, और आज के समय में जिस हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिस हिंदी को लिख रहे हैं, इसका यह स्वरूप इसको कितने क्रमागत परिवर्तनों से गुजरने के बाद प्राप्त हुआ। इसी को देखने के लिए हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है हमें जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी के विद्वानों ने हिंदी के अध्ययन के लिए, जिससे सुगमता पूर्वक अध्ययन हो सके, उसके लिए जो है हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें जो है आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल या वीरगाथा काल को जो है सन 743 ईस्वी से लेकर के सन 1343 ईस्वी के बीच के समय को विद्वानों ने आदिकाल या वीरगाथा काल नाम दिया। अब हम दूसरे पर आते हैं। सन 1343 से लेकर के सन 1643 के समय को विद्वानों ने भक्ति काल नाम दिया है। फिर तीसरा है रीतिकाल। सन 1643 से लेकर के सन 1843 तक के समय को विद्वानों ने रीतिकाल नाम दिया है। उसके बाद आधुनिक काल जो है सन 1843 से लेकर के आज तक, यानी आज तक जो समय चल रहा है, उसको विद्वानों ने आधुनिक काल या गद्यकाल नाम दिया। तो सर्वप्रथम हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल या वीरगाथा काल का अध्ययन करेंगे। हमने बताया कि आदिकाल या वीरगाथा काल की समय सीमा सन 743 से लेकर के सन 1343 के बीच के समय को कहते हैं। अब जो है आदिकाल, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो शुरुआत होती है, तो उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के पश्चात भारत में एक ऐसे राजा का अभाव हो गया था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रख सके। ऐसे में देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और उन छोटे छोटे राज्यों पर शासन करने वाले लोग अपने आप को राजा करने लगे। यहाँ तक कि आज के समय में आपका जो गांव है, उस गांव जितने छोटे भाग के लोग भी जो है, छोटे भाग का मुखिया भी जो है, अपने आप को राजा कहलाना पसंद करता था। ऐसे में ये छोटे राजा छोटी छोटी बातों पर अपने अहम के लिए, अपने घमंड की तृप्ति के लिए
बिना किसी जरूरत की ही लड़ाइयों में उलझे रहते थे। लड़ाइयों का विषय एक राजा का दूसरे राजा को नीचा दिखलाना, एक राजा का दूसरे राजा की राजकुमारी या पत्नी को छीनने के लिए भी लड़ाइयां होती रहती थी। यहां तक कभी कभी लड़ाइयां मात्र राजा की व्यक्तिगत अहंकार के नाते भी लड़नी पड़ती थी, जिसका परिणाम ही हुआ कि जब देश में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया तो विदेशियों से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश में छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए इन राजाओं को आसानी से हरा दिया और इस देश पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये तो हमने देखा कि आदिकाल वीरगाथा काल की परिस्थितियां क्या थी। लड़ाइयां होती थी, जनता की संपत्ति का नुकसान होता था और उससे सबसे अधिक प्रभावित होने में जो है सबसे अधिक कष्ट झेलने का कार्य जनता ही करती थी। और जो है हर काल की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ प्रवृत्तियां होती है। तो हम आदिकाल या वीरगाथा काल की जो कुछ प्रवृत्तियां हैं उनको संक्षेप में देखेंगे, छोटे में देखेंगे। इन प्रवृत्तियों में या विशेषताओं में पहली प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के जो छोटे छोटे राजा रहते थे, इन राजाओं के दरबार में उस समय जो कवि होते थे उनको भाट या चारण कहा जाता था। एक भाट या चारण दरबारी कवि होते थे जो राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में जाया करते थे। एक कविता लिखने के साथ साथ शस्त्र संचालन में भी बहुत निपुण होते थे और ये जो है राजाओं के साथ जाकर जब युद्ध करते थे, युद्ध की सजीव दृश्यों को देखते थे तो स्वाभाविक है युद्धों का सजीव वर्णन करेंगे। एक कवि या भाट या चारण अपने राजाओं से पुरस्कार पाने के लिए कभी कभी अपने राजाओं की झूठी खुशामदें या बड़ाइयां लिखा करते थे, अपनी कविताओं में करते रहते थे। अपने राजाओं की तुलना इंद्र से, शिव जी से, विष्णु जी से जो है करते रहते थे, कभी कभी उनके आगे भी, जिससे राजा अपनी झूठी खुशामद सुन करके इनको मुद्राएं दिया करता था। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जैसा कि हमने बताया अभी आपसे, देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी जब देश पर आक्रमण किए तो सभी राजा एकत्रित होकर के, संगठित होकर के उनका सामना नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए देश हित सबसे निचले पायदान पर था और स्वयं का हित सबसे ऊपर था। इस नाते राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होने के नाते युद्ध में पराजित हो गए। तीसरे पे हम देखते हैं युद्धों का सजीव वर्णन। जैसा अभी बताया गया कि अधिकतर भाट, चारण या कवि जो है अपने राजाओं के साथ युद्धों के मैदान में जाया करते थे। तो स्वाभाविक है जब उन्होंने युद्धों को देखा, युद्धों को स्वयं लड़ा, तो ऐसे में वे अपनी कविता में उन युद्धों का एकदम सजीव वर्णन, जिसमें बनावटीपन थोड़ा भी न हो, एकदम सजीव वर्णन किया करती थी। युद्धों में सजीवता थी। वीर रस के साथ साथ, चौथा आता वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, क्योंकि इस काल में लड़ाइयां लड़ी जाती थी, अतः वीरों को उत्साहित करने के लिए कविताएं वीर रसों से युक्त होती थी, वीर रसों से भरी होती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे अहम बात यह जाती है कि जो राजा होते थे वो कामुक होते थे और दूसरे राजा के राजकुमारी या पत्नी की सुंदरता के बारे में सुना, उस पर जाकर तुरंत आक्रमण कर दिया। तो ऐसे में क्या होता था, राजा का जो दरबारी कवि होता था दूसरे राज्य की सुंदर राजकुमारी या रानी का नक्शिक वर्णन करता था, यानी नक से लेकर सिर तक प्रत्येक अंग का वर्णन करता था और उसमें श्रृंगार रस की प्रचुरता रहती थी। इस नाते इस काल में मुख्य रस तो वीर रस है,
लेकिन इसके साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन भी मिलता है। अब इसके बाद आता है ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना की प्रचुरता। ऐसा बताया गया कि कवियों ने अपने राजाओं के महिमा का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया। अपनी सम्राट की, अपने राजा की तुलना शिव जी से, विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से किया, महान राजाओं से किया, भले ही उसको योग्य नहीं थी। इस नाते इन रचनाओं में ऐतिहासिकता का पूरी तरह से अभाव। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। ये रचना जो है उस समय जब लिखी गई थी तो उसमें डिंगल और पिंगल भाषा हिंदी का शुरुआती लक्षण है। डिंगल और पिंगल भाषा में इन कवियों ने अपनी रचनाओं को किया। अब हम इन कवियों के प्रमुख रचनाओं को यानी कि वीरगाथा काल या आदिकाल के प्रमुख रचना को हम देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थे। तो इसमें खुमान रासो जिसके लेखक हैं दलपति विजय। दूसरा है पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक हैं चंद्रप्रदायी। तीसरा है हमीर रासो जिसके लेखक हैं सारंगधर। चौथा है विजयपाल रासो जिसके लेखक हैं नल सिंह। पांचवा है परमाल रासो या आलखंड, यानी कि परमाल रासो का एक नाम आलखंड है जिसके लेखक हैं जगनी। छठा है विशल देव रासो जिसके लेखक हैं नरपति नाल। सातवां है जयचंद्र प्रकाश जिसके लेखक हैं केदार भट्ट। आठवां है जय मयंक जस चंद्रिका जिसके लेखक हैं मधुकर कवि। तो ये जो है वीरगाथा काल या आदिकाल को हमने संक्षिप्त में आपको बताया, इसकी जानकारी दी। अब आगे जो है अगले दिन हम भक्ति काल का अध्ययन